हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर को पढ़ा, पोजीशन वेक्टर को पढ़ा है ना। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो जो बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको डिराइव करना होता है ना। वेक्टर्स अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एडिशन, और पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों का डेरिवेशन कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है स्कूल्स में, तो वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब बात सिंपल सेंस में समझते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, जिसके मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, तो x1 i कैप है ना। x1 जो है वो x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है और i कैप जो है आपकी यूनिट वेक्टर है। सेम y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ये आपका एक वेक्टर हो गया। हमने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जो कि पैरेलल वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है बच्चों। तो ये हमने दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख लिए। तो इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, ये प्लस है, ठीक। अगर हमें a प्लस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम जो i कैप वाले कंपोनेंट हैं उनको ऐड करेंगे, सिमिलरली j वालों को और k वालों को। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ये होगा x1 प्लस x2, ये i कैप के साथ जाएगा, y1 प्लस y2 ये आपका j कैप के साथ जाएगा, और z1 प्लस z2 ये आपका k कैप के साथ जाएगा। तो बच्चों इसमें सिंपली हमने क्या किया है, जो वेक्टर एडिशन का सिंपल रूल लगाया है कि i के साथ रहेंगे, j के जो कंपोनेंट्स है वो j के साथ रहेंगे, और k कैप के जो कंपोनेंट है वो k कैप के साथ जाएंगे, ठीक है। वो हमने सिंपली किया। तो इसमें जो डिफिकल्टी आती है वो ये आती है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो पैरेलल वेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन में जाएं, मींस एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री, और आइदर दे आर एंटी पैरेलल, मींस या तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होगा, या फिर थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। बट अगर थीटा 0 और 180 नहीं है और इन बिटवीन दीज टू वैल्यू है, तो उस केस में कैसा हमारा वेक्टर्स होंगे, मान लो a वेक्टर्स ये होगा और ये b वेक्टर होगा, इनके बीच में एक एंगल होगा थीटा। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो उस केस में हम दो लॉ हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो यूज होते हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम डिराइव करेंगे, कैसे इनका रिजल्टेंट निकलेगा, तो वो सारी चीजें डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला है लॉ वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना। ट्रायंगल के बारे में सभी ने पढ़ा होता है 9th 10th में। तो ट्रायंगल क्या है, एक तीन वर्टेक्स का, 3 वर्टेक्स की फिगर होती है। मान लीजिए ये a वर्टेक्स है, ये b वर्टेक्स है और ये c वर्टेक्स है। हमने 9th 10th में अभी तक क्या पढ़ा है कि AB की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, और BC की मान लीजिए y सेंटीमीटर है, और AC की जो लेंथ है वो z सेंटीमीटर है। अभी तक हमने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये A, B और C, यानी कि मैं ये कह रहा हूं AB जो है वो एक वेक्टर बन जाए, BC एक वेक्टर बन जाए, और जो CA है वो भी एक वेक्टर बन जाए,
तो हमारे लिए थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, बिकॉज हमें नहीं पता कि उनको ऐड कैसे करें। अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का और वेक्टर सेंस में निकालना पड़ जाए तो वी कैन नॉट फाइंड, है ना। तो उसको समझते हैं। तो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो इस चीज को समझाता है। तो उसको समझने के लिए पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसको सिंपल वे में समझते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, आपने उनको ऐड किया, अगर आपके पास टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो का मतलब ये हो गया कि उनके मैग्नीट्यूड जो है जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम मिनिमम तो नॉन जीरो वेक्टर लेंगे, है ना, बिकॉज अगर जीरो ले लिया तो फिर वो बात ही खत्म हो जाएगी, वेक्टर ही नहीं बचा, है ना, हमारे पास जीरो वेक्टर्स हो जाएंगे वो। तो हम पर्टिकुलरली क्या लेंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स लेंगे, ठीक है। और अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड का मतलब ये हो गया, पहले मैं एक बार वेक्टर को थोड़ा सा बेटर समझाता हूं कि वेक्टर को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पे एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर, पॉइंट ऑफ द वेक्टर, जिसे हम टेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये टेल होती है, टेल ऑफ द वेक्टर। और ये जो है उसे बोलते हैं एंड पॉइंट, या फिर एंड पॉइंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, ये एंड पॉइंट है या फिर फाइनल पॉइंट है, इसको फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका दूसरा नाम है वो है हेड, ठीक है। तो एक वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका टेल हो गया और ये आपका हेड हो गया, ठीक है। तो जो दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए वो दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो उनको आपने ऐड किया इन सेम सेंस। अब सेम सेंस क्या है उसको भी समझते हैं। सेम सेंस का मतलब ये है कि मैंने एक वेक्टर ये बनाया, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, मैंने इसका टेल और इसका हेड। अब सेम सेंस का मतलब ये है कि जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ मैच की है और उसका जो हेड है वो हमने फ्री अभी छोड़ा हुआ है, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो सेम सेंस का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल हमने कोइंसाइड किया है। अब जो तीसरा वेक्टर होगा जो कि डायरेक्शन होगा तीसरी साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो ये सी वेक्टर है। अब हमने इसमें क्या चेंजेस किया है, हमने ये किया है कि जो इसका थर्ड वेक्टर का टेल था वो पहले वेक्टर के टेल के साथ मैच किया है और जो इसका हेड था वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड किया है, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल सेंस में आपको एक्सप्लेन करूं, अगर दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया इन सेम सेंस, देन द रिजल्टेंट और द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी इन ऑपोजिट सेंस, ठीक है। ऑपोजिट सेंस का मतलब फिर से समझाता हूं कि अगर पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करते हैं तो वो सेम सेंस है। बट अगर पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करते हैं तो वो ऑपोजिट सेंस में कहे जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहां पे इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, यहां पे इन दोनों वेक्टर्स का हेड कोइंसाइड कर रहा है और यहां पे इन दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है क्लियरली, है ना। तो अब जब ये जो सी वेक्टर होगा इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं आर से, तो इसका जो वैल्यू होगा इस केस में सी है वो a प्लस बी होगा, ठीक है। तो यही एक्चुअली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अगर दो साइड of the triangles are added in same sense, then resultant is given by vector sum of two vectors a plus b and direction will be in opposite to the a plus b, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है बच्चों। अब इसका प्रूफ मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर साथ में प्रूफ करेंगे दोनों का, ठीक है। तो जो दूसरा लॉ है हमारे पास वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें पैरेललोग्राम की शेप हमने देखी होती है ना, हमने 9th-10th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक पढ़े होते हैं मैथमेटिक्स में। तो हमने पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो ये होती है बच्चों, जो दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड जिसे हम बोलते हैं,
वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बेटर बनाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। ये पैरेललोग्राम है, मान लो ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो ए बी है वो आपकी इक्वल होगी सी डी के और पैरेलल भी होगी, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सेम सेंस में अगर आपको ऐड करें तो बी सी जो है वो इक्वल होगी डी ए के और ए डी के। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ए डी और डी ए डज नॉट मैटर, बट अगर हम वेक्टर सेंस में करेंगे तो ए डी और डी ए मैटर करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो ये कहता है कि अगर आपकी दो साइड्स हैं और वो दोनों साइड एडजेसेंट साइड हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर एक साइड ये है, दूसरी साइड आपकी ये है। अगर मैं यहां पे एडजेसेंट साइड को समझाता हूं तो ए बी जो एक साइड है तो दूसरी साइड ए डी होगी, वो आपकी एडजेसेंट साइड होगी। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं बी सी और सी डी, तो ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हैं, मींस दे आर कनेक्टिंग बाय ए कॉमन पॉइंट, है ना। यहां पे ए जो है ए बी और ए डी का कॉमन पॉइंट है, तो वो एडजेसेंट साइड कही जाएंगी। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, जब मैंने ये कहा था कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर कुछ एंगल है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा इन दोनों वेक्टर्स, अगर मैं इन दोनों को वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पे एक एंगल है थीटा। यहां पे भी देख सकते हैं, ये अगर मैं ए वेक्टर बोल देता हूं, ये बी वेक्टर बोलता हूं, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स की वजह से एक रिजल्टेंट निकालना है, जिसको हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर को अगर रिप्लेस करना है सिंगल वेक्टर से तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मींस वी कैन रिप्लेस दीज टू वेक्टर्स बाय ए सिंगल वेक्टर विच इज नोन एज रिजल्टेंट। उसको हम निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सारी चीज डेरिवेशन करते हैं अपन। और ये डेरिवेशन स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना बच्चों, है ना। तो अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिराइव करने वाले हैं। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम को। तो जो हमने मैथमेटिकली उसकी जो डेफिनेशन थी, हमने ये कहा था कि अगर हम दो वेक्टर्स को इक्वल मानते हैं, इक्वल टू टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका डायगोनल होगा और उन दोनों साइड से पास होगा, है ना, उन दोनों साइड से पास होगा। उसको मैं अभी एक बार ड्रॉ करके बताता हूं, आपको क्लियरिटी आएगी। तो अगर मैं एक वेक्टर मानता हूं ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर मानता हूं बी वेक्टर, ठीक है, और मैंने कहा था कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, है ना। एडजेसेंट वेक्टर का मतलब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, तो हमारा ये जो कॉमन पॉइंट है वो ये पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है, वो है थीटा। ठीक है, मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्यों थीटा पे हमें रिजल्टेंट निकालने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ थीटा 0 और 180 के लिए सिंपली वी कैन ऐड द वेक्टर्स, जैसे कि हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही देखा था बच्चों कि C को हम लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो जब इंट्रोडक्शन कराया था तो याद होगा, दोनों वेक्टर लिए थे A और B, उनका जो वैल्यू आया था वो आया था x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आई था, याद होगा, है ना। तो अब सिंपली हमने क्या किया था, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया था, जो हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है एक्चुअली। बट पैरेललोग्राम लॉ में हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल आता है। ठीक है, अगर वो एंगल आता है तो रिजल्टेंट कैसे वेरी करेगा वही हम डिराइव करेंगे बच्चों। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, ध्यान से समझना। तो मैंने बताया है कि जो रिजल्टेंट होगा वो आपका डायगोनल वेक्टर होगा, जो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच से पास होगा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ भी किया है यहाँ पे, तो ये R वेक्टर है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम को ड्रॉ करूं तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया बच्चा, सॉरी पैरेललोग्राम हो गया। मैं A है, ये B है, C है और ये D है। अगर मेरा AB जो है वो एक साइड हो गया
और AD जो है वो दूसरा साइड हो गया, इन दोनों के बीच में एक एंगल हो गया थीटा। तो जो डायगोनल होगा वो मेरा ये वेक्टर होगा बच्चों, जो कि डायगोनल है। मैंने बोला था कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच से पास होगा वो डायगोनल, वही हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, और वही हमको प्रूव करना है कि इसकी R जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और ये किसी एक वेक्टर के साथ, अगर मैं ये कहूं कि ये A वेक्टर के साथ, जो AB वेक्टर है जो उसके साथ में एंगल अल्फा बनाता है, तो उस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यही हमको डिराइव करना है बच्चों, है ना। तो अब हम डिराइव करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे R निकालेंगे। अगर ये स्कूल में आपके बोर्ड में प्रूव करना है तो आप इस तरह से सिंपल स्टेप्स में कैसे पहुंच सकते हैं इस तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। मैं एंगल ड्रॉ करता हूं डिफरेंट कलर से ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि कौन सा एंगल क्या है। ये एंगल थीटा है जो A और B वेक्टर के बीच में है। एक एंगल जो है अल्फा है जो R A वेक्टर के साथ में बना रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हम पैरेललोग्राम को पूरा करते हैं, पूरा मीन्स कंप्लीट ड्रॉ करते हैं। ये आपका, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं ट्राई करता हूं अपना बेस्ट। ये मेरा रिजल्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्यों करना होगा, बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जब तक हमारा ट्राइंगल के ऊपर एक एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है, देन वी कैन नॉट अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री। और इस क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किसके ऊपर, अगर मैं A वेक्टर को एक्सटेंड करता हूं फर्दर तो A के ऊपर यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम नंबरिंग दे लेते हैं वेक्टर्स को, है ना, या पॉइंट्स को नंबरिंग देते हैं। तो ये मान लो P हो गया, ये यहां पे Q है, ये R है, और ये S वेक्टर R हम नहीं ले सकते बिकॉज हमने रिजल्टेंट को R से डिनोट किया बच्चों, तो उसको हमें बदलना होगा। तो इसको हम U ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं W। ठीक है, तो हमारे पास नेम हो गया पैरेललोग्राम का। अगर मैं इस कंप्लीट पिक्चर को, पैरेललोग्राम मेरा यही है P Q S W, ये तो मेरा पैरेललोग्राम है। बट हमने जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है वो S से हमने U जो PU है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है बच्चों, तो उसका मतलब मैं समझाऊंगा कि क्यों परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ी और क्यों करना पड़ा हमें, तो वो सारी चीजें हम क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब है ना, यहां पे जो एंगल है थीटा वो सेम एंगल रहेगा थीटा, यहां पे भी क्यों रहेगा। अब देखो मैंने बताया था बच्चों कि जो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो जो B वेक्टर है वो ये B वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है, ये भी B वेक्टर होगा, और B ये A वेक्टर को ही हमने आगे एक्सटेंड किया है तो ये A का ही कंपोनेंट होगा यहाँ पे, है ना। तो A और B के बीच में जो एंगल था वो सेम एंगल आगे एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, यानी कि थीटा ही वैल्यू है इसका भी, जो एंगल यहाँ पे था थीटा। क्लियर है बच्चे इतना। अब बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इन ट्राइंगल S U Q। आपने इस ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। क्यों करनी है हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई, बिकॉज हमें एक्चुअली इस परपेंडिकुलर वैल्यू की, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। जो हमारा एस यू है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन पी यू। ठीक है, पी यू एक वेक्टर है जो ए को आगे एक्सटेंड किया गया है।
हमें दो वैल्यू निकालनी है बच्चों, एक SU निकालनी है और एक निकालना है QU। ठीक है, एक ये वैल्यू निकालनी है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, और एक ये वैल्यू निकालनी है, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, अगर याद करने के लिए आपने भी यूज किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे, सॉरी हर हर बोले। ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहां पे हर जो वर्ड मैंने लिखा है उसका एक मतलब है बच्चों। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, थोड़ा रिकॉल होगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। तो अगर ये मेरा 90 डिग्री है, मान लो ये A, B और C है, और यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ C पॉइंट के, C जो वर्टेक्स है उसके ऊपर मैंने थीटा एंगल बनाया। तो जो 90 डिग्री है और बेस वही बनेगा जिसके साथ थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बेस होगा एक्चुअली। जो मैं यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, वो एक्चुअली बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, और जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो बेस हुआ उसके ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री बनाएगा, जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री बनेगा उसके ऑपोजिट में होगा एक्चुअली हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान रखना, जो मैंने B लिखा है वो बेस है, P लिखा है वो परपेंडिकुलर है, और H है वो हाइपोटेन्यूज है। तो अब अगर हमें किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है, मेनली हम तीन एंगल्स को यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। हमें इन तीनों की वैल्यू अगर पता चल जाए तो बाकी के जो तीन वैल्यूज हैं वो एक्चुअली इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं, तो हम आराम से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी जो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये एक्चुअली टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास मिलता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो यहां से आप परपेंडिकुलर बाय बेस निकालते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मैं यूज करने वाला हूं इसलिए मैंने आपको ये ब्रीफ में रिकॉल करवा दिया। अब यहां पे देखो, मैंने ये बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये एक्चुअली साइन थीटा की वैल्यू है P/H। देखो P/H साइन थीटा की वैल्यू है, और ये एक्चुअली कोस थीटा की वैल्यू है V/H। ठीक है, और ये जो वैल्यू मैंने लिखी है बच्चों, ये टेन थीटा की वैल्यू है, आप मैच कर सकते हैं। तो एक्चुअली याद करने के लिए एक लाइन बनाई गई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो बस रिकॉल हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पिछली स्लाइड में देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने इन दो की वैल्यू निकालनी है, SU की और QU की। तो हम एक बार दोबारा से ये ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। यहां पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया था, ये B वेक्टर है और ये आपका थीटा वेक्टर, थीटा एंगल था बिटवीन A एंड B। तो अगर हमें नंबरिंग एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा S है, ये Q है, ये U है, ये S है, ये Q है और ये U है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये मैंने बताया था कि अगर 90 डिग्री है और उसी बेस पे अगर एंगल बना है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, और इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा SU है अपॉन ये हमारा जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर है बच्चों, तो ये जो SQ वो है हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, SQ है। तो ये किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर को तो ये हमारा एक्चुअली साइन थीटा होता है बच्चों, है ना, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो हमें SU चाहिए, तो क्या होगा, SQ साइन
थीटा, ये थीटा है, क्यों नहीं है बच्चों, है ना, ध्यान देना, ये थीटा है। तो एस यू क्या आ गया हमारा, एस क्यू साइन थीटा। अब एस यू जो है, और ये वेक्टर है बच्चों, है ना, हम वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है। तो एस यू जो होगा, अब एस क्यू क्या है, बी वेक्टर है, तो हम बी लिखेंगे साइन थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चों। अब सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे, क्यू यू, क्यू यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो एस क्यू है, ये वेक्टर है बच्चों। तो अगर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा तो कोस थीटा होगा, है ना, हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा था। तो यहां से हम क्यू यू जो आपका होगा वो एस क्यू कोस थीटा होगा, और एस क्यू आपके पास बी वेक्टर है, और ये होगा कोस थीटा। ठीक है, तो यानी क्यू यू जो वेक्टर है वो आपके पास बी कोस थीटा आ गया बच्चों, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इतना तक क्लियर है। हमने एस यू निकाला, जो एस यू डिवाइडेड बाई एस क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, उससे हमारा एस यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने ये बेस निकाला जो कि क्यू यू था डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि एस क्यू इज इक्वल टू कोस थीटा, तो आपने एस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर ये बी हो गया कोस थीटा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हम एक बार दोबारा से हमारा जो लास्ट में पैरेललोग्राम बनाए थे वो ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो कि पूरी पिक्चर क्या है। ये ए है, ये बी वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट है आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, रिजल्टेंट एंगल बनाता है अल्फा, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं पैरेललोग्राम को, तो थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको रिजल्टेंट को, तो ये आपका ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये आर हो गया, ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। हमने कंस्ट्रक्शन किया था, है ना, याद होगा, स्लाइड फर्स्ट स्लाइड जो पैरेललोग्राम लॉ की थी, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा था, ये आपका बी वेक्टर ही है। ठीक है, हमने इसका नंबरिंग लिया था P Q, ये था आपका U, और ये था S, और ये था W। ठीक है, ये हमारा वैल्यूज था। अब हमने जो SU है, जो वेक्टर SU है, वो हमने निकाला था जस्ट लास्ट स्लाइड में, तो ये था B साइन थीटा, और जो QU वेक्टर है वो हमारा आया था B कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिए थे बच्चों। अब हम एक्चुअली PU की वैल्यू निकालेंगे, PU, है ना। PU की वैल्यू क्यों निकालेंगे, देखो बच्चों, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में लिख देता हूं PUS, ये जो ट्राइंगल है ना बच्चों, ये 90 डिग्री बेस बनाता है, यहाँ पे है ना 90 डिग्री बना हुआ है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, बिकॉज ये रिजल्टेंट इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा बोल्ड करूं, तो ये जो मेरा ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल बनेगा जिसका नाम मैंने PUS रखा है, वो मेरा जिस इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जो होगी आपकी रिजल्टेंट होगी, बेस होगा PU और परपेंडिकुलर क्या होगा US और SU। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है बच्चों। तो हमें एक्चुअली हाइपोटेन्यूज निकालना है, और इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और इसकी जो PU की वैल्यू होगी वो अगर ध्यान से देखो तो A वेक्टर तो है ही बच्चों, A वेक्टर प्लस QU। ठीक है, ये आपको ऐड करेंगे तो आपको PU वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये A वेक्टर प्लस QU है आपके पास B वेक्टर,
कॉस थीटा, तो ये पी यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है सब कुछ अभी तक? अब हमें बेसिक रूल लगाना है ट्राइंगल का। जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमने देखा था अगर मैं इसको ए बी सी करता हूँ, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, ये बेस और ये हाई परपेंडिकुलर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वही हम यूज करने वाले हैं बच्चों। तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ही यूज करेंगे इस ट्राइंगल में जो हमारा पी यू एस है। चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है ना, ये ही मेन है। ये स्टेप अगर हमने क्लियर कर दिया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा, जो कि पी एस है हमारा रिजल्टेंट, जो कि आर से रिप्रेजेंट किया गया है, आर वेक्टर से, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। जो पी एस है वो हमारा, वो किसके इक्वल होगा? पी एस स्क्वायर जो होगा, पी यू स्क्वायर प्लस यू एस के स्क्वायर, या फिर एस यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी यू स्क्वायर प्लस एस यू स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास सभी की वैल्यूज हैं। तो ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस ये आपके पास वेक्टर बी था साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो ये सिंपली आपके पास पी एस का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आर का स्क्वायर है बच्चों, है ना। हमने आर बनाया, आर माना इसको, आर वेक्टर है ना, तो अगर उसका वैल्यू हमें निकालना है तो हमें उसको यहाँ पे रख देना है। अब सिंपली क्या करना है, हमें a प्लस बी, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों। तो ये आइडेंटिटी हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं बच्चों, बिकॉज अगर मैं ये वाला यूज करता हूं, ये वाला टर्म जो है ए स्क्वायर, तो इसको अगर हम वेक्टर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर मैं ए वेक्टर का स्क्वायर करता हूं, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, यही एक्चुअली मेन है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर अगर कर रहा हूं, तो ये एक्चुअली मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। तो जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ये मेरा ए स्क्वायर है, वहां पे देखेंगे तो ए ये है, और बी मेरा ये है बी कोस थीटा। तो मैं जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा लिखूंगा, तो मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है। और वो मैग्नीट्यूड क्यों लिखना है? बिकॉज सेम ए डॉट ए जो होगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा स्केलर डॉट प्रोडक्ट के बारे में। बट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि ये जो टर्म आती है, अगर सेम वेक्टर का सेम कंपोनेंट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए स्क्वायर बन जाता है, जो कि मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं रहता है फिर वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, और एक टर्म और आएगी 2ab cos थीटा। ये तो हमारा पहले वाली टर्म का आइडेंटिटी ओपन हुआ है बच्चों। अब दूसरी टर्म को ऐड करते हैं, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हुई बच्चों? ये हमने यहाँ पे वेक्टर थे, यहाँ पे हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। और वो मैग्नीट्यूड क्यों लिख पाया? बिकॉज ए वेक्टर डॉट हो रहा है ए के साथ, मीन्स दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसीलिए हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों को साथ में ले आते हैं। तो ये क्या होगा?
यहाँ पे बच्चों आर स्क्वायर चल रहा है, ये ना मत भूलना है ना, ये लिखना है साथ साथ। तो ये होगा ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं कॉमन ले लेता हूँ उन दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। तो मैंने इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट करके यहां पे रखा है साथ में, और ये एक्चुअली एक वेरी फेमस आइडेंटिटी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं यहां पे दोबारा से एक बार जो सेम इक्वेशन है मैंने लिखी है वहां पे उसको लिख देता हूं। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में, क्यों लिख रहा हूँ वो मैं बताऊंगा बच्चों अभी। ए बी कॉस थीटा, अब ये 1 मैंने जो लिखा है बच्चों वो लिखा है एक आइडेंटिटी का यूज करके, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। ठीक है, उसकी जगह पे मैंने 1 लिखा है। ठीक है बच्चों, लास्ट स्लाइड में देखेंगे तो ये जो आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। ठीक है, तो अब हमारा रिजल्टेंट निकल गया बच्चों, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। बट हमारे पास अभी तो यहाँ पे क्या है, स्केयर है, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, स्केयर रूट बोथ साइड लेंगे और फिर हमारा आर आ जाएगा। तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड वी गेट, अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया, तो ये तो हो जाएगा हमारा r, और इसका जो वैल्यू होगा बच्चों वो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिजल्ट है वो हमारा मेन रिजल्ट है। मैं इसको स्टार कर देता हूं, ये हमारा रिजल्टेंट है जो हमने r वेक्टर डिनोट किया था डायगोनल से ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल वेक्टर हमने ड्रॉ किया था उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ये ए के मैग्नीट्यूड पे डिसाइड करता है, बी के मैग्नीट्यूड पे डिसाइड करता है, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है बच्चों, ये थीटा है, इसके ऊपर भी डिसाइड करता है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो उसको और देख लेते हैं बच्चों। फिर से ड्रॉ करते हैं हमारा पैरेललोग्राम, ये बी वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट है ना, ये हमारा रिजल्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है बच्चों। अभी मैं वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, बट आर का मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखता हूं, जो हमने निकाला है अभी वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, ये थीटा है, ये थीटा है आपका। तो थीटा तो वो एंगल था जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था। अब एक एंगल मैंने बनाया था अल्फा, ठीक है, पहली स्लाइड में आपको वो एंगल दिखा होगा, तो ये एंगल था अल्फा। अल्फा वो एंगल था जो रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ बनाता है। रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ में जो एंगल बनाया वो अल्फा है। तो हम वही कंस्ट्रक्शन को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा P था, ये Q है, ये आपका ये S था, ये W था और ये U था। ठीक है, अब हमने इस PU की वैल्यू निकाल ली थी बच्चों, ये थी A वेक्टर प्लस B वेक्टर cos थीटा। ये आपकी किसकी वैल्यू है, PU वेक्टर की। और एक हमने ये निकाल लिया था बच्चों, ये क्या था, B sin थीटा।
ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिए थे और ये 90 डिग्री है, तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया था, ट्राइंगल PUS, ये ट्राइंगल लिया था। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन एक्चुअली बच्चों tan थीटा देता है, इस केस में tan अल्फा बनेगा, बिकॉज रिजल्टेंट का जो एंगल है वो अल्फा है। जब हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम थीटा की बात नहीं करेंगे बच्चों, हम अल्फा की बात करेंगे, बिकॉज रिजल्टेंट किसके साथ में एंगल बना रहा है वो मैटर करता है। तो ये अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ में बना रहा है। अगर मैं ये कहता कि बी वेक्टर के साथ में, तो आप यहां पे अल्फा लेते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो ये मेंशन करेगा कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ में एंगल बना रहा है या बी वेक्टर के साथ में एंगल बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये एंगल होता अगर बी के साथ में होता तो, ठीक है। तो उस केस में ये जो कंस्ट्रक्शन होती ये इधर की साइड में होती, ठीक है, बट स्टेप सेम रहते। तो ये चीज ध्यान रखना। तो जो डायरेक्शन है वो tan अल्फा देगा बच्चों, और tan अल्फा क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, SU वेक्टर है, और बेस क्या है, PU वेक्टर है, ठीक है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू रखनी है बस। तो tan अल्फा क्या होगा, B sin थीटा, ये वेक्टर है, डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। ये जो होगा बच्चों tan अल्फा होगा। ये वो डायरेक्शन है जो रिजल्टेंट ए के साथ में, मतलब जो एंगल है वो बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है एक्चुअली, तो डायरेक्शन अल्फा देता है। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल सेंस में समझाऊं, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो मैं एक्चुअली बता रहा हूं कि अल्फा कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा एक्चुअली गिविंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो हम अल्फा से निकाल सकते हैं। तो अल्फा की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको tan इनवर्स मींस बोथ साइड tan इनवर्स करना होगा। ये tan इनवर्स, ये आपका सेम वैल्यू जो यहां है वो हम पुट कर देंगे, B sin थीटा A वेक्टर प्लस B cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस है, ये B है, ठीक है। तो ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट है। तो आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, रिजल्टेंट हमने कैसे निकाला और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कैसे निकाला। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द डायरेक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द आर वेक्टर इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोर्ड में इस तरह से कुछ स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो वो आपको दो वेक्टर देगा, इसमें न्यूमेरिकल जो बनते हैं बच्चों वो आपको कैसे देगा, ए वेक्टर दे देगा। मान लो हमने जब स्टार्टिंग में लिया था, मान लो ए वेक्टर है ए आई कैप, यानी कि A1 मान लो, B1 ये प्लस है, B1 J कैप होगा प्लस C K कैप होगा, C1 है ना। और B वेक्टर मैं आपको दे दूं A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। मैं ये दो वेक्टर दे देता हूं बच्चों आपको, और इन दोनों के बीच में मान लो एंगल दे देता हूं थीटा, जो कि 60 डिग्री है, कुछ भी एंगल ले सकते हैं अपन, है ना। थीटा, बस ध्यान रखना कि ये एक्यूट एंगल ही हम लेके चल रहे हैं अभी तो फिलहाल, है ना। बट अगर दो जर्नल वेक्टर हैं, पैरेललोग्राम में नहीं बात कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम में एक्यूट एंगल होता है, बट अगर कोई और वेक्टर्स, मैं ऑब्ट्यूज भी ले सकता हूं। अगर जर्नली दो वेक्टर लेता हूं मैं, इन दोनों में ये ऑब्ट्यूज भी ले सकता हूं, ठीक है। बट ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि एंगल क्या है। ये थीटा अगर मैं 120 लेता हूं तो मैं यहाँ पे 120 वैल्यू पुट करूंगा थीटा की, और उससे मेरा वैल्यू निकलेगा। इससे मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, अगर मेरे पास ए वेक्टर है
A1 I कैप प्लस AB1 J कैप प्लस C1 K कैप। तो अगर मुझे A का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों तो क्या करूंगा मैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो ये आपका A का मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली आप B का वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और फिर आप जो रिजल्टेंट का हमारा ये फॉर्मूला था इसमें आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जर्नलाइज फॉर्म में मैंने आपको बताया है, बट न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए वो आसान वैल्यू देगा आपको और उससे आप रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो अगली क्लास में हम आगे फर्दर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। और अभी तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे हैं वो आप क्वेश्चंस ट्राई करिए अपनी बुक से, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक यू बच्चों।